आज हम लोग करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस चैप्टर 10 में है। सेक्शन 135 से लेकर 143 तक इसका प्रोविजन दे रखा है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस सेक्शन 135 से लेकर 143 चैप्टर 10। अभी देखिए क्या होता है। सेक्शन 135 रीड कर रहे हैं, सुनिएगा। सेक्शन 135 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, यानी कि कोर्ट में जो विटनेसेस आता है गवाही देने के लिए, वह किस ऑर्डर में आएगा, किस क्रम में आएगा। सेक्शन 135 जो है यही कह रहा है कि उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसका क्रम क्या रहेगा। द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड shall be regulated by the law। ठीक है ना, यानी ये कह रहा है कि उसका जो क्रम रहेगा, विटनेसेस का जो आने का क्रम रहेगा, गवाह का जो आने का क्रम रहेगा, यह लॉ के द्वारा रेगुलेट होगा। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सबसे पहले बात क्या कह रहा है, यह लॉ के द्वारा रेगुलेट होगा। नेक्स्ट फिर सुनिएगा इसमें, एंड practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and in the absence of any such law by the discretion of the court। क्लियर है सेक्शन 135? सेक्शन 135 क्लियर है। सेक्शन 135 कह रहा है, ठीक है ना, कि जो गवाह आएंगे वह किस क्रम में आएगा। उसका जो गवाह को कोर्ट में जो पेश किया जाता है, ठीक है ना, उसका जो एग्जामिन होगा वह किस ऑर्डर में होगा, किस क्रम में होगा। तो ये चीजें जो कह रहा है, यानी कि दो चीजें कह रहा है आपको। सेक्शन 135 जो है वो दो बातें आपको कह रहा है। क्या चीजें? तो कहता है शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ, यानी कि जैसा लॉ कह रहा है उस हिसाब से रेगुलेट होगा। जैसा लॉ कह रहा है उसके हिसाब से रेगुलेट होगा, ठीक है ना। एंड प्रैक्टिस टू रिलेटिंग सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, और वो डिपेंड किस चीज पर करेगा। अगर सिविल मामला है तो सिविल प्रोसीजर के हिसाब से होगा, और अगर क्रिमिनल मामला है तो क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से होगा। क्लियर? एक चीज। दूसरा क्या कह रहा है, अगर ये चीजें नहीं है, अगर कहीं पे यह बातें नहीं लिखी है, एक्सप्रेसली कहीं पे यह मेंशन नहीं है कि किस क्रम में आएगा, तो कहता है कि उसके बाद आप क्या देखेंगे, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। उसके बाद यह कोर्ट डिसाइड करेगा कि कैसे आएगा, किस क्रम में आएगा। सेक्शन 135 क्लियर? अर्पणा, चित्रांशी, नेहा, पिंकी, निशा, तहसीन, सिंपल सा चीज है। 135 एकदम आसान चीज सब है। आप लोग कोर्ट में अगर आप गए होंगे, देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, मूवी वगैरह में भी देखते हैं आप लोग, कि गवाह के आने का जो क्रम है, जनरल रूल क्या है, जनरल रूल है, ठीक है ना, कि एग्जामिनेशन जो विटनेसेस होता है उसका जो जनरल रूल है, कहता है क्या, ये लॉयर डिसाइड करता है, ये लॉयर का डिस्क्रिशन है, एडवोकेट का डिस्क्रिशन है, कि एडवोकेट चाहे तो इस गवाह को पहले ला सकता है, फिर उसके बाद दूसरे किसी गवाह को ला सकता है। पहले ए को लाएगा, फिर बी को लाएगा, फिर सी को लाएगा। जिस क्रम में लाना होगा वह एडवोकेट डिसाइड करता है, ठीक है ना। लेकिन सेक्शन 135 कहता है क्या, 135 कहता है कि यह कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि गवाह का क्रम क्या रहेगा, ठीक है ना। या तो लॉ के द्वारा रेगुलेट होगा, अगर सिविल मामला है तो सिविल प्रोसीजर से, क्रिमिनल मामला है तो क्रिमिनल प्रोसीजर से। अगर यह चीज कहीं मेंशन नहीं है तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि आप कैसे, किस तरीके से, किस ऑर्डर में गवाह को पेश करेंगे। क्लियर? आप लोग को इसका रिलेवेंट प्रोविजन जो है, ठीक है ना, कौन सीपीसी में कौन सा प्रोविजन है इसके लिए, ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 लिख लीजिए, कहीं मेंशन कर लीजिए। ये वाला टॉपिक जो है आपके पीटी के लिए, जुडिशरी के पीटी के लिए और मेंस के लिए बहुत मतलब कि वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 18 में सीपीसी का जो प्रोविजन है, ठीक है ना, वहां देखिएगा आप लोग,
चैप्टर 18, ठीक है ना, चैप्टर 19, चैप्टर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 20, चैप्टर 21, चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21, ठीक है ना। ठीक है, ये किसका, ये चैप्टर किसका बता रहे हैं, सीआरपीसी का, ठीक है ना। चैप्टर 22, ऑर्डर 18 जो है ये सीपीसी का है, सिविल प्रोसीजर कोड का, ठीक है। और ये चैप्टर जो बता रहे हैं, चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21, चैप्टर 22, ये सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, क्लियर। अभी जो बता रहे थे सेक्शन 135 का कि ऑर्डर क्या किस क्रम में रहेगा, तो अगर सिविल मामला है तो इसके लिए रिलेवेंट प्रोविजन है वह आप सीपीसी जब देखेंगे तो ऑर्डर 18 में देखेंगे, और अगर आप सीआरपीसी देख रहे हैं तो इन सब चैप्टरों में आप इसको देखेंगे सीआरपीसी के, क्लियर। हाँ या ना, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस जो है वह क्या किस चीज उसमें इन्वॉल्व है, तो कहता है सबसे पहला कि कौन सा पार्टी, दो पार्टी होता है, कौन सा पार्टी, ठीक है ना, आपको क्या करेगा, विटनेस को एग्जामिन करेगा, विच पार्टी हैज द राइट टू एग्जामिन हिज विटनेसेस फर्स्ट, कौन सा पार्टी करेगा, ठीक है, क्लियर। हाँ या ना, चित्रांशी क्लियर, नेहा, पिंकी, अर्पणा, तहसीन क्लियर है ये चीजें, सेक्शन 135। हाँ, कोई विशेष बात नहीं है, ऑर्डर गवाह के आने का क्रम के बारे में बात कर रहा है। दो चीजें आपको याद रखनी है, इन दोनों चीजों को, या तो लॉ के द्वारा डिसाइड होगा, ठीक है ना, अगर सिविल मामला है तो सीपीसी के हिसाब से, क्रिमिनल मामला है तो सीआरपीसी के हिसाब से, और जहां पे ये चीजें मेंशन नहीं है, कहीं पे अगर ये चीजें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या होगा, सिंपल सा है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, और जनरल रूल बता दिए हैं कि जनरली इस बात को एडवोकेट डिसाइड करता है कि कौन सा क्रम कैसा रहेगा। चलिए 135 समाप्त। 136 आइए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, सेक्शन 136 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आ जाइए 136 में। जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, सेक्शन 136, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि कोई भी एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, एडमिसिबल है या नहीं है, इसको जो डिसाइड करेंगे कौन करेंगे, जज करेंगे। सेक्शन 136 कह रहा है, ठीक है ना, कि यह अधिकार जज साहब के पास है कि कोई भी एविडेंस एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 3 रूल है इसमें, बहुत अच्छा बेसिक रूल सब है, हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant. सुनिएगा, कितना अच्छा बात लिखा है कि अगर कोई पार्टी, दोनों पार्टी में से कोई भी, दोनों अपना अपना विटनेसेस लाता है, तो अगर कोई भी पार्टी, ठीक है ना, किसी एविडेंस के लिए प्रपोज करता है कोर्ट में कि मेरा विटनेस ये रहेगा या मेरा एविडेंस ये रहेगा, ठीक है ना, मेरी तरफ से ये गवाह रहेंगे, ये विटनेस आएगा, ठीक है ना, तो जज में आस्क, यानी कि जज साहब पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, कि आप जो गवाह ला रहे हैं, आप जिसको विटनेसेस बनाकर ला रहे हैं, वह किस ग्राउंड पे आप उसको कह रहे हैं कि वह रेलेवेंट है, जो एलिज्ड फैक्ट है कोर्ट में, जो फैक्ट इशू है उससे रेलेवेंट होना चाहिए, आपको तो पता है ये चीजें, तो आप जो ला रहे हैं विटनेसेस, वह किस ग्राउंड पे उसको आप कह रहे हैं कि वह रेलेवेंट है। ये बातें समझ में आई,
कि आप जो विटनेसेस ला रहे हैं, आप जो गवाह ला रहे हैं, आप जो एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए, उसकी रिलेवेंसी के लिए ग्राउंड क्या है आपके पास। ओके, ये क्लियर हो गया ये? ठीक है। 136 क्या कह रहा है, आप ध्यान समझिएगा। 136 कह रहा है, ठीक है ना, कि जज टू डिसाइड अबाउट एडमिसिबिलिटी, कि वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा, ये जज डिसाइड करेंगे। ओके, हाँ या ना? दो बातें ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, आपको पहले रिलेवेंट बताए हुए हैं। सबसे पहली बात क्या, कि कोर्ट में केवल रेलेवेंट बातें होंगी। फैक्ट इश्यू से जो कनेक्टेड होगा, जो रेलेवेंट होगा, आप वही बोलेंगे। ठीक, तो आपको तो रेलेवेंट बोलना ही बोलना है। अब वह कोर्ट में एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा, यह जज डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, यानी कि जो चीजें रेलेवेंट है वह जरूरी नहीं हो कि एडमिसिबल हो। यह ध्यान रखिएगा, जो चीजें रेलेवेंट है, जो चीजें रेलेवेंट है वह जरूरी नहीं है कि वह एडमिसिबल हो। लेकिन जो चीजें एडमिट हो गया है, जो चीजें एडमिसिबल हो गया है, वह रेलेवेंट होगा ही होगा। ये लाइन समझ में आ गया सबको? ये जो लाइन है, ये समझ आया सबको? अर्पणा, पिंकी, ये लाइन समझ में आया ना? हाँ, कि यानी हम जो बात बोलेंगे तो हम तो इररिलेवेंट बात बोल नहीं सकते हैं, यानी हम रेलेवेंट बात बोलेंगे। हाँ ठीक है, हम रेलेवेंट बोले, लेकिन वह कोर्ट एडमिट करेगा कि नहीं करेगा, यह जज डिसाइड करेगा कि इस चीज को एडमिट करना है कि नहीं करना है। हमको जज को लगेगा नहीं यार ठीक है, बहुत काम का चीज नहीं है, बहुत वजन नहीं है इस एविडेंस में, एडमिट नहीं करेगा। रेलेवेंट तो बात हम बोले, लेकिन कोर्ट के नजर में, जज के नजर में वो लगता है कि यार नहीं, बहुत वजन नहीं है, कोई खास बात नहीं है इसमें, तो वो एडमिट नहीं करेगा। तो जो रेलेवेंट है उसके सिवा तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक, लेकिन एडमिट होगा कि नहीं होगा वो जज डिसाइड करेगा। यानी कि एडमिसिबिलिटी का जो होगा वो सारा का सारा डिस्कशन कोर्ट है, कोर्ट पे होगा। तो यही चीज आप लोग बता रहे हैं कि जो रेलेवेंट है वह जरूरी नहीं है कि एडमिसिबल हो, क्योंकि वह कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो चीजें कोर्ट एडमिट कर लिया है, इसका मतलब है कि वह रेलेवेंट है। ऑब्वियस बात है, रेलेवेंट है तब एडमिट हुआ है। लेकिन रेलेवेंट हो तो एडमिट हो या ना हो, यह कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। क्लियर? हाँ या ना? हाँ, अब सेक्शन 136 में आपको 3 पैरा मिलेगा, आप लोग निकालिएगा बैरेट। 3 पैरा है, 3 रूल है। 136 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बोल रहे हैं। इसके बाद कोई सेक्शन जो है आपको बहुत बड़ा लेंदी सेक्शन नहीं मिलेगा इस चैप्टर में। लेकिन 136 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए आप लोग। 136 में रूल फर्स्ट क्या कह रहा है, पैरा फर्स्ट जो है वो रूल 1 है, वो क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि अगर हम किसी एविडेंस को लाते हैं कोर्ट में, ठीक है ना, अगर हम किसी विटनेसेस को कोर्ट में लाते हैं, कोई एविडेंस कोर्ट में लाते हैं, तो जज में आस्क, जज साहब पूछ सकते हैं कि भैया आप जो लाए हो इस एविडेंस को, या जिसको लाने की आप बात कर रहे हो, वो किस ग्राउंड पे रेलेवेंट मानते हो, उसको कैसे मानते हो कि वो रेलेवेंट है, कैसे मानते हो कि उसका एविडेंटरी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है ना, तो कोर्ट के पास यह अधिकार है, जज के पास यह अधिकार है कि वह पूछ सकता है कि किस ग्राउंड पे उसको रेलेवेंट मानते हो तुम। ठीक है, ये रूल फर्स्ट कह रहा है, पढ़ दे रहे हैं फिर से। व्हेन ए पार्टी प्रपोजेज, ठीक है ना, टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, अगर यह पार्टी कोर्ट में कहता है कि हम इस फैक्ट के लिए, हम इस एविडेंस को लाना चाह रहे हैं, द जज में आस्क द पार्टी, पूछ सकता है पार्टी से, क्या, इन व्हाट मैनर द एलिज्ड फैक्ट इफ प्रूव्ड, ठीक है ना, वुड बी रेलिवेंट, कि तुम जो ला रहे हो, तुम जिसको प्रपोज कर रहे हो कि हम इस विटनेस को लाना चाहते हैं या लाएंगे, तुम बताओ ये किस ग्राउंड पर रेलिवेंट होगा, कैसे इसको साबित करोगे तुम, और कैसे इसकी रेलिवेंसी बताओगे तुम। ठीक है ना, क्योंकि रेलिवेंसी, दिस क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंसी इज टू बी डिसाइडेड बाय द जज, क्योंकि वो जज डिसाइड करता है कि रेलिवेंट है या नहीं है, एंड ही वुड अलाउ, और उसके बाद वह अलाउ करेंगे आपको, ठीक है ना,
एविडेंस के लिए, इफ ही थिंक्स इट इज द रेलिवेंट फैक्ट एंड नॉट अदरवाइज। अगर कोर्ट को लगेगा कि यह एविडेंस रेलिवेंट है, ठीक है ना, इसको प्रूव करने की जरूरत है और ये इसमें रेलिवेंट है, तो वह अलाउ करेगा कि ठीक है लाओ। जज का डिस्क्रिप्शन है कि ठीक है आप उस एविडेंस को लाइए, ठीक है ना, नहीं तो फिर वो आपको अलाउ नहीं करेगा। क्लियर? चित्रांशी अर्पणा क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाइए 136 रूल 2, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 136 बता रहे हैं। रूल 2 में आइए, निकालिए बेरर, देखिए क्या लिखा है रूल 2 पैरा 2 में है। इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड, देखिए कितना अच्छी बात है, आप लोग देखिएगा बेरर का लैंग्वेज कितना खूबसूरत है, आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से, देखिए सुनिए। इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, ठीक है, some other fact, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, समझिए, ठीक, आपको एक सॉरी इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, समझिएगा। चित्रांश से समझ में आ रहा है बात? मनीषा, निक्की, बताइएगा, कोई दिक्कत है तो हाँ राइट डाउन करके लिखिएगा, फिर हम पूछेंगे जब तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये चीज नहीं समझे, फिर से बताइए हमको। लेकिन पहले आप लोग सुनिए अच्छे से, हम क्या कह रहे हैं, दो बातें कहें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब सुनिए तीसरी बात क्या कह रहे हैं। तीसरी बात कह रहे हैं कि अगर हम कोई बात कहे, आपको दो बात कोई बोले, हम सुनिएगा मेरी बात को, कोई दो फैक्ट हम आपको कहें, एक पहले फिर बाद में दूसरा फैक्ट कहें, लेकिन जब तक दूसरा फैक्ट प्रूव नहीं होगा आप पहले फैक्ट को प्रूव नहीं कर सकते हैं या नहीं करेंगे। सुनिएगा रूल 2 क्या कह रहा है। रूल 2 कह रहा है कि इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ, ठीक है ना, ऑफ सम अदर फैक्ट, यानी कि कोई भी चीज पहला फैक्ट इसी शर्त पे प्रूव करने को दिया जाएगा आपको, पहले जो दूसरा वाला बात है वो प्रूव करो। अगर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है ना, कि अगर बिना दूसरी बातों को प्रूव किए हुए आपको पहली बातों को प्रूव करने नहीं दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप दूसरी बातों को प्रूव करेंगे। एक एग्जांपल देकर समझाते हैं, समझिएगा। मान लीजिए कि हम कोर्ट में एज ए विटनेस आए या एज ए एडवोकेट, हम क्या बोल रहे हैं कोर्ट में, हम कोर्ट में बोल रहे हैं कि ये जो आप सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, और ये रिकॉर्डिंग जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन है। एक आदमी है जो मर रहा था, उसने अपना स्टेटमेंट दिया मरते समय, ठीक है ना, ये आपके पास आपके इलस्ट्रेशन में है भी, आई थिंक सो, हाँ 32 पहला ही इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए, ठीक है ना। हम क्या बोले, हम बोल रहे हैं कोर्ट को कि यह जो है, जो आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, या आपको एक, हम आपको एक ऑडियो सुना रहे हैं, या आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें क्या है, जिसमें हम आपको यह कह रहे हैं कि यह आदमी मरते समय इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया। ये डाइंग डिक्लेरेशन हुआ कि नहीं हुआ? राहुल, पिंकी, नेहा, ये डाइंग डिक्लेरेशन है। हाँ, तो आप लोग को जब डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें एक बात आप लोग को बोले थे, क्या कि डाइंग डिक्लेरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या प्रूफ करना है कि जिसने स्टेटमेंट दिया है वो मर गया है, उसका मरना जरूरी है। अगर वो मरा नहीं है तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा, हाँ या ना? वेरी वेरी गुड। तो अब कोर्ट कहेगा कि ठीक है, ये तो डाइंग डिक्लेरेशन है, मानते हैं, ये तो बाद में प्रूव करने की चीज है, पहले यह प्रूव करो कि जिसका यह डाइंग डिक्लेरेशन है वह मर गया है। यानी कि बिना दूसरे बात को प्रूव किए हुए ये बातें प्रूव करने के लिए कोर्ट आपको नहीं कहेगा, ठीक है। यानी कोर्ट पहले क्या कहेगा, पहले कोर्ट कहेगा कि जो दूसरी बात है, क्या है दूसरी बात, कि वह आदमी मर गया है, उसको पहले प्रूव करो। उसको जब प्रूव कर दोगे तब कहेंगे कि अब ठीक है ये डाइंग डिक्लेरेशन है, अब इसको प्रूव करो। क्लियर?
हाँ, तो ये चीजें आपको रूल 2 कह रहा है कि अगर ऐसी कोई चीज प्रपोज्ड है, ठीक है ना, कि आप एक फैक्ट को, यानी पहला फैक्ट को प्रूव करने के लिए पहले दूसरे फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा, तो पहले आपको दूसरा फैक्ट ही प्रूव करना है, उसके बाद आप पहले फैक्ट को प्रूव करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब सुनिए, इसी में एक सिचुएशन और आपको देते हैं। मान लीजिए कि जज साहब को पता है, न्यूज में ऐसा खबर आया, पेपर में पढ़े कि इस तरह की बात है कि वह आदमी मर गया है, कुछ इस तरह का सेलिब्रिटी रहा हो या कुछ इस तरह का आदमी रहा हो, ठीक है ना, कि वह क्या हुआ है। हाँ, अगर इस तरह का कोई पेपर में न्यूज आया हो, टीवी में न्यूज आया हो, ठीक है, ठीक है, कि वह आदमी मर गया है, तो कोर्ट अंडरटेक कर सकता है, जज साहब आपको, ठीक है ना, इस बात की परमिशन दे सकते हैं कि ठीक है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, जज का डिस्क्रिप्शन है, क्या कि ठीक है, तुम अब यही प्रूव करो कि वो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो स्टेटमेंट है या जो रिकॉर्डिंग है या जो ऑडियो है वह डाइंग डिक्लेरेशन है, यह कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। क्लियर हो गया ये चीजें? रूल 2 क्लियर? रूल 2 क्लियर? हाँ, अब आइए रूल 3। रूल 3 क्या कह रहा है? पैरा 3 में देखिए लिखा हुआ है, the court has been given the discretion to change the order of proof where the relevancy of one alleged fact depends upon proof of another alleged fact. The court may either allow the first fact to be proved without proof of the second, or allow evidence is second fact without evidence of the first fact. देखिए ये भी सिंपल चीजें हैं। अब इसका यह अपोजिट है, रूल 2 का अपोजिट है कि दो बातें हैं कोर्ट में, और उन दोनों बातों में जब तक आप पहली बात साबित नहीं कर देंगे, दूसरी बातों को साबित नहीं करना है। रूल 2 में क्या था? रूल 2 में था कि पहले दूसरी बात को साबित करना है, तब पहली बात को साबित करना है। यहां क्या है? यहां पे कह रहा है कि जब तक आप पहली बात को साबित नहीं करेंगे, ठीक है ना, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि दूसरी बातों को साबित करें। एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। एक सिचुएशन देते हैं आपको। सिचुएशन ये है कि जैसे आपके पास है, एक इलस्ट्रेशन भी है कि एक आदमी पर यह चार्ज लगा है कि इसने जानबूझकर चोरी की संपत्ति खरीदी। सिचुएशन यही है कि कोर्ट में उस पर इसी बात का चार्ज लगा है कि यह आदमी जानबूझकर चोरी की संपत्ति खरीदी। ठीक है, यह सिचुएशन है। तो यानी कि अब कोर्ट कहेगा कि देखो ऐसा बात है कि तुम पहले यह साबित करो कि यह जो संपत्ति है यह चोरी की है, उसके बाद ना यह बात पता हमको करना पड़ेगा कि इसने खरीदी कि नहीं खरीदी। हाँ या ना पिंकी, राहुल, क्लियर है ये चीजें? हाँ, अभी अगर हम पे ये चार्ज हो, आरोप हो कि यह पेन मैंने जानते बूझते चोरी की पेन है और मैंने खरीदी, तो पहले तुमको यह साबित करना है कि यह पेन चोरी की है, कहीं से किसी ने चुराया है और हमको बेचा है। पहले तुमको यह साबित करना पड़ेगा। तो यही सिचुएशन है, यानी कि पहले आप पहले फैक्ट को प्रूव करेंगे, उसके बाद दूसरे फैक्ट को कोर्ट कहेगा प्रूव करो। ठीक, लेकिन फिर इसमें भी वही बात है कि इसमें भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट अंडरटेक कर सकता है, कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है कि चलो ठीक है, तुम पहले यही साबित कर दो हमको कि इसने चोरी की संपत्ति खरीदी, इसके पास जो सामान है वह चोरी से खरीदा गया है, चोरी की थी इसने खरीदी है, यही साबित कर दो। तो यह कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। यही 3 रूल आपको कोर्ट जो है 136 कह रहा है। यानी कि सिंपल सा बात है कि एडमिसिबिलिटी जो है सारा का सारा, अभी जस्ट शुरुआत में क्या पढ़ा है कि यह जज डिसाइड करेंगे कि यह चीजें हम एडमिट करें या नहीं करें। 136 में कोई दिक्कत किसी को? सेक्शन 136 में अच्छा दिक्कत होगा तो फिर आप लोग थोड़ी देर में हम जो है जब पूछेंगे तो फिर आप लोग बताइएगा हमको, पहले हमको सेक्शंस कर लेने दीजिए। चलिए सेक्शन 137, सेक्शन 137 पे आ जाइए। सेक्शन 137, सेक्शन 137 जो है उसमें 3 चीजों को जो है उसका डिफिनेशन दे रखा है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। आप लोग के जुडिशरी के मेंस में
इस पर शॉर्ट नोट्स वगैरह सब पूछता है, ठीक है ना। और पीटी में ये पूछता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑर्डर वगैरह सब पूछता है कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा या उसको किसको कहते हैं, या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है, वो आपको पीटी वगैरह से में क्वेश्चन बनाता है सेक्शन 137 से। बाकी मेंस में शॉर्ट नोट्स पूछता है। हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। 3 चीजों का डिफिनेशन है सेक्शन 137 में। सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ। द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड द एग्जामिनेशन इन चीफ। एकदम आसान डिफिनेशन। क्या क्या कह रहा है? द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल हिम, यानी कि अगर मैंने अपना गवाह किसी को बनाया है, मान लीजिए कि मैंने कोर्ट को कहा कि मेरी तरफ से जो गवाही देगा वह ए देगा, बी देगा, सी देगा। 3 लोग मेरी तरफ से गवाही देंगे, जो हम बात बोल रहे हैं इसके लिए 3 लोग गवाही देंगे। कौन कौन? ए, बी एंड सी। तो जब इसको कोर्ट में हम बुलाएंगे और ये कोर्ट में मेरी तरफ से बोलने आएगा और हम जब इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो यह कहलाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ। क्लियर? यानी कि वह जिसका गवाह रहेगा, जिस पार्टी का गवाह रहेगा, अगर वह पार्टी उसको क्या करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, तो वह कहलाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ। क्लियर? इसमें तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल चीजें हैं कि मेरा गवाह मेरे द्वारा जब एग्जामिन किया जाएगा तो कहलाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद लिखा है क्रॉस एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेसेस बाय द एडवर्स पार्टी इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। यानी कि जब विटनेस का एग्जामिनेशन एडवर्स पार्टी के द्वारा होगा, विपक्षी जो है एडवोकेट है उनके द्वारा होगा, दूसरे एडवोकेट के द्वारा होगा, अपोजिट लॉयर के द्वारा होगा। यानी कि मेरा गवाह था, ए, बी और सी जो है वो मेरा गवाह था, तो मेरे लिए एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, हम पहले एग्जामिन कहेंगे। ए आएगा, उससे हम पूछेंगे बताओ जी तुमने क्या देखा, तो ए सब बात बताएगा क्या क्या देखा। उसके बाद कह के हम बैठ जाएंगे, तो दूसरा अपोजिट लॉयर जो है उसको क्रॉस करेगा। अच्छा आप ऐसा बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, तो ये बताइए ये कब हुआ, ऐसे कब हुआ। यानी कि जब उससे क्रॉस किया जाएगा, जब उसको क्रॉस एग्जाम मतलब क्वेश्चन किया जाएगा, जितनी बात बताया है इसको जब फंसाने की कोशिश की जाएगी, तो देखते वगैरह से आप लोग मूवी वगैरह सब में, तब इसको कहेंगे हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर? क्रॉस एग्जामिनेशन क्लियर? अब आइए री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन, ये री एग्जामिनेशन क्या होता है? तो कहता है द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम। अब क्या हुआ, अब ध्यान सुनिएगा। मेरा गवाह एग्जामिनेशन इन चीफ, एडवर्स पार्टी ने क्या किया, क्रॉस एग्जामिनेशन किया। संयोग से उसके मुंह से कुछ ऐसा बात निकल गया, या वह कंफ्यूज हो गया, या उसको क्या किया गया, अपने बात के लपेटे में ले लिया गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका री एग्जामिनेशन। यानी कि हम अपने ही विटनेस को, ठीक है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद हम अपने ही विटनेस को फिर से एग्जामिन करेंगे। यह कहलाएगा क्या, री एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया ये तीनों चीजें? हाँ या ना? ये तीनों एकदम सिंपल सिंपल चीज है। हम पहले एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे, मेरे एग्जामिनेशन चीफ के बाद एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिन करेगा, क्रॉस एग्जामिन के बाद मेरी मर्जी है कि हम अपने पार्टी को री एग्जामिन करेंगे। अगर वो कहीं फंस गया है, कहीं आप एडवर्स पार्टी इसको लपेटे में ले लिया है, तो फिर से इसको हम एग्जामिन करेंगे, जो कहलाएगा री एग्जामिन। चलिए सेक्शन 138, यह भी कोई खास बात नहीं है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी का ऑर्डर बता रहा है। क्या है? 138 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि ये 3 चीजें जो अभी पढ़े, इसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो सिंपल सा लिखा हुआ है विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ, यानी कि सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर, यानी कि अगर एडवर्स पार्टी चाहेगा, उसकी मर्जी है कि उसको क्रॉस करना है कि नहीं करना है, तो क्या होगा, फिर क्रॉस एग्जामिन होगा।
ठीक है ना, देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर, अगर हमको अपनी पार्टी को, अपनी विटनेस को फिर से अगर एग्जामिन करना है तो हम फिर री एग्जामिन करेंगे, यानी कि यही ऑर्डर रहेगा, यही क्रम रहेगा। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर, सिंपल सा चीज है, अब कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। अब इसमें और चीज पढ़ देते हैं आपको। चलिए अब एक केस इसमें 139 आ जाइए, सेक्शन 139। 139, a person summoned to produce a document does not become a witness because of the mere fact that he is called to produce a document, he cannot be cross examined। बड़ा अच्छा चीज है, ये याद रखिएगा आप लोग। सेक्शन 139 कभी कभी पीटी में खूब पूछता है यह चीजें, कि मान लीजिए हम किसी पार्टी को क्या किए, समन किए, कोर्ट समन करेगा, हम नहीं किए, कोर्ट समन किया, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि इफ ए पर्सन समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और वो कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अगर हम पार्टी को समन करते हैं कि भाई तुम यह डॉक्यूमेंट लाकर कोर्ट को दो, तो वह क्या होगा, कोर्ट में लाकर तो देगा, ठीक है ना, लेकिन आप उसका क्या करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वह विटनेस नहीं है, ठीक है, डज नॉट बिकम ए विटनेस। केवल उसको किस लिए बुलाया गया है कोर्ट में, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, वह विटनेस नहीं है आपका। तो जब वो विटनेस ही नहीं है आपका, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ही कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर। सेक्शन 139 जो कह रहा है कि अगर किसी आदमी को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में बुलाया गया है कि भाई तुम्हारे पास यह डॉक्यूमेंट है, तुम लाकर कोर्ट को दे दो, तो वह जो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह विटनेस नहीं है। क्लियर, 139 क्लियर। सिर्फ इसको कोर्ट में आके वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है बस, वरना मेरा विटनेस है, ना एग्जामिनेशन चीफ का मेरा विटनेस है, ना क्रॉस दूसरे पार्टी का कोई विटनेस है, वो तो सिर्फ कोर्ट में डॉक्यूमेंट देने आया है, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक। 140, सेक्शन 140, विटनेसेस टू कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिन, ठीक है ना। दैट विटनेस टू कैरेक्टर में भी क्या है, क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन, ठीक है ना। गवाह सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि अपराधी प्रवृत्ति का है कि क्या है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो बिहेवियर है, वह कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है, री एग्जामिन भी किया जा सकता है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सेक्शन 140 याद रखिएगा, विटनेसेस टू कैरेक्टर, ठीक है ना, क्या होगा, मे बी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन। हम किसी गवाह को लाए हैं, ध्यान समझिए, बड़ा अच्छा चीज है, हम किसी गवाह को लाए हैं तो हम तो अपने लिए हेल्पफुल समझ के लाए हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके बिहेवियर को, उसके कैरेक्टर को लेके जो अपोजिट पार्टी है उस पर सवाल कर सकता है, ठीक है ना, और फिर अगर वो फंस जाता है तो फिर हम उसको री एग्जामिन भी कर सकते हैं। क्लियर, बताइए कोई दिक्कत इसमें? हाँ, सिंपल सा हो गया, सेक्शन हो गया आपका 140 हो गया। अब आइए 142, 140 हो गया, सॉरी 141, 141, 142 और 143, यह लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 141, 142 और 143 लीडिंग क्वेश्चन। अब लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है समझिए, कहता है लीडिंग क्वेश्चन का जो डिफिनेशन है, समझिएगा इस चीज को। सेक्शन 140 जो है 1 कह रहा है आपका क्या, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेष और एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड ए लीडिंग क्वेश्चन। आप लोग को हम पहले भी समझाए हैं कि लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि हम अगर
जवाब आपके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, हम जो है आपको अगर आंसर सजेस्ट करते हैं तो वह लीडिंग क्वेश्चन कहलाता है। जैसे कि हम अगर आपसे सवाल पूछें, इस तरह का सवाल पूछें कि बताओ जी तुमने इसको देखा था कि नहीं खून करते हुए, तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि आप यह हम ये चाहते हैं कि मेरा गवाह जवाब दे कि हाँ हमने इसको खून करते देखा है, हाँ या ना। इसका यही मतलब ना हुआ। हाँ, यानी कि आप अगर उसको आंसर सजेस्ट कर रहे हैं कि उसको क्या बोलना है, जब कोर्ट में वह आया है एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए, ठीक है ना, तो वहां तो हम लीडिंग क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं, बट एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि हम जब जैसे ही वो एग्जामिनेशन इन चीफ बनकर आया है, यानी कि हम मेरा गवाह है वो, तो हम उसको जो जैसे ही पूछेंगे कि बताओ जी तुमने ये जो कटघरे में आदमी खड़ा है तुमने इसको खून करते देखा कि नहीं देखा, तो गवाह समझ जाएगा कि अच्छा मेरा, चूंकि हम इसी का एडवोकेट मतलब किसी का विटनेस है, तो कहेगा हाँ हाँ देखे थे वकील साहब, जज साहब हम देखे थे इसको खून करते हुए। तो कहता है कि लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है आपको एग्जामिनेशन चीफ में, ठीक है ना। अपोजिट पार्टी आपको खड़ा होकर जो है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड कह देगा, आप लोग देखते वगैरह मूवी वगैरह सब में भी। तो आपको क्या पूछना है? तो लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो क्या पूछना है? तो जैसे ही वो आएगा पूछेगा जज साहब कोर्ट को बताओ उस दिन क्या हुआ था, क्या देखा था, तो अपने अपने याददाश्त से अपने मेमोरी से आप जैसा कोर्ट को बताइएगा, कोर्ट उसको माने या ना माने कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो लीडिंग क्वेश्चन का यही डिफिनेशन है सेक्शन 141 में। 141 में लिखा हुआ है लीडिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको जब आप जो है क्या करते हैं जवाब उसको बता के बुलवाना चाहते हैं, विच द पर्सन पुटिंग इट विशेष और एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड द लीडिंग क्वेश्चन। सेक्शन 141 याद रखिएगा। इस सेक्शन ये कभी कभी पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि लीडिंग क्वेश्चन का सेक्शन कौन सा है या लीडिंग क्वेश्चन को कहां पे डिफाइन किया गया है, पीटी में पूछता है। 142 आइए, सेक्शन 142 जो भी अभी आपको बताए कि लीडिंग क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। जनरल रूल क्या है कि लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, ओके, एंड री एग्जामिनेशन ऑल्सो, यानी कि मेरा ही गवाह है तो हम उसको ना किस चीज में मतलब एग्जामिनेशन चीफ में ना री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं उससे, ठीक है, ओके। लेकिन ये तो जनरल रूल है कि नहीं पूछना है, नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन कभी कभी, ठीक है ना, सिचुएशन बेस्ड है ये चीजें, तो ऐसा कोई केस इस तरह से हो सकता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में हम लीडिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं या पूछ भी लेते हैं। कब ऐसा होता है? तो ऐसा तब होगा जब आपका जो है अपोजिट पार्टी होगा वह ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा, व्हेन दे आर नॉट ऑब्जेक्टेड बाय द अपोजिट पार्टी। जैसे हम पूछ लिए, मान लीजिए हम जानबूझ के पूछ लिए चेक करने के लिए कि अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना, तो हम पूछ लिए सीधा बताओ जी इस आदमी को तुमने खून करते देखा कि नहीं देखा, बेचारा अपोजिट पार्टी कुछ नहीं बोला, ठीक है ना, तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई, हम तो लीडिंग क्वेश्चन पूछ लिए नहीं, और वो जो है वो खड़ा होकर बोल देगा कि हाँ हाँ इसी आदमी ने खून किया, और हम कहेंगे माय लॉर्ड इसको राइट डाउन कर लीजिए, देखिए क्या बोला इसने। समझ रहे हो राहुल, है ना ये चीजें? हाँ, या पूछ लिए, अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन भी कर दिया, ठीक है ना, लेकिन कोर्ट ओवर रूल कर दिया। आप लोग मूवी वगैरह सब देखते हैं ना, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड बट द कोर्ट ओवर रूल द ऑब्जेक्शन, ठीक है ना, कोर्ट को लगेगा नहीं ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पहला क्या सिचुएशन है? पहला सिचुएशन है कि अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट ही ना किया, ठीक। दूसरा क्या सिचुएशन है कि अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट तो किया लेकिन कोर्ट कहा ओवर रूल, ठीक है, तो फिर लीडिंग क्वेश्चन मेरा पूछा चला गया, ठीक है ना, ओके। तो ये सब कुछ कुछ सिचुएशन है जहां पे लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इन जनरल रूल जो आपका सेक्शन में दे रखा है कि आपको एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब आइए लास्ट सेक्शन इसका,
सेक्शन 143 इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन। व्हेन दे मे बी आस्क्ड, यानी तो फिर कब पूछा जा सकता है? जब लीडिंग क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछेंगे, री एग्जामिन में नहीं पूछेंगे, तो अब एक ही जगह बचा है जहां आपको पूछना है, कहां पे? लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, कि आप लीडिंग क्वेश्चन को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पूछिए, यानी कि जब अपोजिट पार्टी क्रॉस कर रहा होगा तो ऐसे खड़ा हो जाएगा और कहेगा अच्छा तुम इतनी बात बोल रहे, इसी आदमी ने खून किया, सच सच बताओ, तुमको दिखता भी नहीं है, तुम तो आंख से अंधे हो, तुमको इतना दूर तो दिखता नहीं है, देख के बताओ क्या ऐसे आदमी ने खून किया? तो यानी कि वहां पे लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपोजिट पार्टी के द्वारा, किसमें? क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम सेक्शन यहां से लेकर वहां तक में कोई दिक्कत बोलिएगा? सेक्शन 135 से लेकर 143 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर द पर्पज ऑफ पीटी और आपका मेंस। सेक्शन एकदम प्योर सेक्शन याद कर लीजिएगा, पीटी के लिए किसमें क्या लिखा हुआ है वह याद कर लीजिएगा, और मेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, ठीक है ना, इन सब पे शॉर्ट नोट्स पूछता है, और एक दो क्वेश्चन और यहां से बन